जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज मैं सोन नदी में अवैध खनन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उससे होने रही दुश्वारियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि कुछ वर्षों से अत्यधिक बालू घाटों में बालू के उठाव से पर्यावरण और रोड के एक्सीडेंट में और खेती और पेयजल में की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप थोड़ा सा 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उस समय खनिज नीति बालू के उठाव और उसके वितरण के लिए एक नीति बनाई गई। उस नीति के तहत उसको खनिज के प्रकार में लाया गया और जब 2005 के बाद 7, 8, 9, 10 आते आते इस पे एकदम से बालू माफियाओं का कब्जा हो गया। और उस नीति के बदलाव में यह बदलाव ये हुआ कि उसके पहले यूपी, नेपाल, झारखंड आपका बालू नहीं जाता था। ये अन्य राज्यों के लिए खोल दिया गया। उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? अरवल से ही लेकर परेव से लेकर मनेर तक में एक घाट के नीलामी लेने के उपरांत वहां 10 घाटों को बना के बालू का अत्यधिक उत्खनन शुरू कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि उस क्रम में ये उत्खनन शुरू हुआ तो बहुत से उस क्षेत्र के युवा इसमें आ गए और वो ट्रक, ट्रैक्टर, टिपर, हाईवा, अभी तो टेलर तक लोग ले लिए हैं और इसी व्यापार में लग गए। बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही में लग गए। कोई पासिंग का काम कर रहा है, कोई टिपर लदवा रहा है, कोई गिरवा रहा है। मतलब एक तरह से सिंडिकेट खड़ा हो गया। आप अभी देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा टाल आपके विक्रम, पालीगंज और बेटा के क्षेत्र में सैकड़ों हजारों हाईवा ट्रकों से बालू का भंडारण किया जा रहा है। सरकार ने ऐसी नीतियां क्यों बनाई कि उनको इस तरह से दोहन करने का छूट दे दिया। और जब ये यूपी, बंगाल, नेपाल जब जाने लगा तो आप देख लीजिए कि विगत 5-10 साल में NH-139 का हालत देख लीजिए, उसमें होने वाले एक्सीडेंट को देख लीजिए। उसका कारण है क्योंकि उनको ट्रिप पकड़ना है ड्राइवर साहब को, और उनका या तो पासिंग का टाइम है या तो DTO रोड पे नहीं है, माइनिंग रोड पे नहीं है। इस वजह से बेतहाशा वो गाड़ी चलाते जाते हैं, जिससे आमजन प्रतिदिन विक्रम, नवतपुर, बेहटा, पालीगंज के लोग काल के ग्रास बन रहे हैं, विकलांग बन रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं और उनका लाखों करोड़ रुपया जो है सो कि अस्पताल में इलाज के एक्सीडेंट होने के बाद उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े धन्ना सेठ पैदा हो गए जो कभी मोटरसाइकिल से, साइकिल से पैदल चला करते थे, 15 साल में अरबपति खरबपति हो गए। छोटा छोटा लोग भी बालू का काम करके अपने आप को एक बिजनेस टाइकून समझते हैं, जबकि उनका काम जो है सो कि बहुत ही उत्तम तो नहीं कहा जाएगा, एक तरह की चोरी ही कर रहे हैं। तो अब उसमें सब लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। वहाँ थाने का भी स्टाफ्स को भी, DTO को भी, माइनिंग को भी, सारे लोगों को कमीनी बढ़ने लगा। और सरकारों ने उसी रफ्तार में जब गाड़ियां निकलवा दिया, इसमें उनका मन लगने लगा, वो अवैध कमाई होने लगी। तो बहुत संख्या में बेतहाशा पिछले 5-7 सालों में गाड़ियों की वृद्धि हो गई। और हुआ क्या कि उसी क्रम में बगैर चालान लिए हुए गाड़ियों को, ओवरलोडिंग किए हुए गाड़ियों को, उनको सरकारों ने पकड़ना शुरू कर दिया। उनका फाइन बहुत ही निम्न पहले हुआ करता था, 10, 20, 30, 40 हजार। अभी वो फाइन 10 लाख तक पहुंच गया है, ट्रैक्टर का 3 लाख तक पहुंच गया है। अब इसमें देखिए सरकारों को भी फायदा है। अगर उनका 2, 4, 5 गाड़ी भी प्रतिदिन पकड़ा गया तो उनको राजस्व का बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। और नहीं पकड़े गए, अब बीच में अगर सेटिंग हो गया तो जो है उनको भी बहुत फायदा हो गया। और सरकारों ने अवैध बालू का उत्खनन खुद करवा रही है, नहीं तो उसको घाट पे नीलामी उन्होंने करवाया। घाट पे कितना जमीन उनको वर्ग मीटर दिया गया है, कितना डीप काटना है, इसका सब उनके पास लेखा जोखा है। मगर आज के हाईटेक जमाने में जब आप सैटेलाइट कैमरा से सब कुछ देख सकते हैं, आप ड्रोन से देख सकते हैं, तो उन परिस्थितियों में अवैध खनन एक तरफ से होने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ गाड़ी को अवैध लोडिंग किया जा रहा है, फिर तीसरे तरफ उस अवैध लोडिंग जाने वाले गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, वैध और अवैध वसूली हो रही है। इस चक्र में, कुचक्र में इस क्षेत्र की जनता अब लगभग फंस चुकी है। जो गाड़ी रखे हुए हैं वो बखूबी दिल पे हाथ रख के इस बात को समझ रहे हैं
क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं लोगों को जो गाड़ी रखे हुए हैं, ट्रैक्टर रखे हुए हैं। मान लीजिए एक ही बार साल में पकड़ा गया तो 3 लाख वो दे नहीं सकते हैं, 10 लाख का ट्रैक्टर नहीं है। बहुत गाड़ियां ऐसी है जो 10 लाख की भी नहीं है और उनका 10 लाख फाइन हो जाएगा, तो वो इनसे भाग रहे हैं। और ये स्थिति बन रही है कि लोग अब वो, हमने बचपन में लूडो खेला था तो देखे थे कि आप बहुत कुछ तेजी से करके एक बार 99 तक पहुंच गए और वहां से एक बार सांप ने काट लिया तो 17 पे आ गए। यही सांप और सीढ़ी का खेल विक्रम नवतपुर पालीगंज की जनता अपने रोजगार, बालू वाले रोजगार में खेल रही है। यह बहुत ही एक चक्र खड़ा कर दिया गया है जिसमें यहाँ के लोग फंसते जा रहे हैं और लगभग उनकी जमीन जायदाद भी बहुत लोग बेच के ट्रैक्टर लिए, टिपर लिए। इस सब का भी उनकी इस तरह से उनकी धरती भी जा रही है, क्योंकि पानी का अब घोर अभाव इस फरवरी महीने में भी उस तटबंधीय इलाकों में, सोन वाले इलाकों में विक्रम के जनता, बेटा की जनता, नौतपुर की जनता, पालीगंज की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जब पेयजल की समस्या हो रही है तो खेती कहाँ से हो पाएगी? सरकारों ने नहर का पानी धीरे धीरे बंद कर दिया 10-15 सालों में और लोगों को उनको ट्यूबवेल पे ला के खड़ा कर दिया। लोग लाखों करोड़ों रुपए के गांव में खर्च करके ट्यूबवेल अपना बोरिंग लगवा रहे हैं और बिजली बिल देने को मजबूर हैं। जो है सो कि मोटर खरीदने को, उनको चोरी से बचने को लिए समस्याएं हरदम साथ रहती है। इस तरह की व्यवस्थाओं में विक्रम की भोली भाली जनता, हमारे किसान परिवार फंस गए हैं। इनको बाहर निकालने की जरूरत है। और एक बार, हाँ, एक्सीडेंट जो है आपका 90% एक्सीडेंट अवैध बालू के ढुलाई की वजह से NH 139 पे होती है, जो आए दिन आपको देखने को मिलता है कि कोई ट्रक वाले, हाईवा वाले ने मोटरसाइकिल को चीप दिया, किसी बस में धक्का मार दिया। मतलब ये होते रहता है क्योंकि उस पे उन ड्राइवरों पे भी दबाव है, क्योंकि उनको कब पासिंग में जाना है, कब रोड पे खड़े रहना है। एक आधे घंटे के लिए DTO साहब चले गए, माइनिंग साहब चले गए, थाना चला गया तो उनको गाड़ी ले जाना है, फिर सुबह उन्हें ट्रिप पकड़ना है, फिर होने के लिए उनको एक चालान पे 2 बार टिप मारना है। इस तरह की गतिविधियों के खड़ा हो जाने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। आप मेरे इस विवेचना को किस तरह से देखते हैं? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।